अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लिख देता हूं मैं आपके सामने एमआरआई। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो एमआरआई है ना, इसका पहले नाम एनएमआर था। यस, पहले इसका नाम एनएमआर हुआ करता था। जिस प्रिंसिपल पे एमआरआई बेस्ड है ना, दैट इज एनएमआर। एनएमआर का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और पहले एमआरआई वर्ड यूज नहीं करता था, आज से 30 35 40 साल पुरानी बातें हैं ये वर्ड यूज करते थे एनएमआर। अब होता क्या था, ये जो एनएमआर वर्ड है ना, इसमें एक वर्ड है न्यूक्लियर। यस, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और ये जो शब्द न्यूक्लियर था, ये लोगों में डर पैदा करता था, बहुत ज्यादा न्यूक्लियर का खौफ होता था। न्यूक्लियर को रिलेट करते थे लोग न्यूक्लियर बॉम्ब से। यस, इस वजह से इसका नाम बदल के आपने एमआरए रख दिया गया, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। चलो, जिसको भी एमआरआई नहीं पता, मैं कह रहा हूं कि आपको जीरो भी नहीं पता एमआरआई के बारे में, आप इस नाम से इतना अंदाजा लगा सकते हैं। मैग्नेटिक मतलब कोई मैग्नेट है, ये रेजोनेंस शब्द को भी मैं छोड़ता हूं, और इमेजिंग मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप इसमें इमेजिंग कर रहे हैं। तो एमआरआई में आप जो वेव्स यूज करते हैं, दीज आर रेडियो वेव्स। और कुछ समय अभी जाएगा हमारा इस वर्ड को ही समझाने में, दैट इज रेजोनेंस। मुझे कोई बता सकता है रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलेंगे एकदम। यस सर। बोलो बोलो। सर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस मैचिंग कह सकते हैं सर, मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसी। यस यस यस, रेजोनेंस का मतलब है इट इज द मैचिंग ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। देखो, रेजोनेंस को हिंदी में पता क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। अगर आपने कभी परेड देखी हो तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे कि सभी सोल्जर्स के हाथ एक साथ ऊपर जाते हैं, सभी के हाथ नीचे एक साथ आते हैं, सभी के पैर एक साथ उठते हैं, सभी के पैर जमीन पे एक साथ लगते हैं। ये क्या है? ऑल सोल्जर्स आर इन रेजोनेंस। यस, दे आर रेजोनेटिंग, दे आर रेजोनेटिंग। यस, सिंक्रोनाइज्ड मोशन है, सिंक्रोनाइज्ड मोशन है, और उसी शब्द को बोलते हैं रेजोनेंस। अभी समझिए हमारे यहाँ पे क्या मतलब है। इस रेजोनेंस का मतलब है, मैं लिख देता हूं, इट इज मैचिंग। मतलब सेम सेम कर रहे हो आप, कुछ किसी चीज को आप सेम करना चाह रहे हो ना, किसी चीज को आप इक्वल टाइप्स में करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हमारे लिए किसी चीज को आप सिंक में करना चाह रहे हो, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, आपके फोन में यूज होता है वर्ड ये, सिंक, SYNC। यस, सिंक। सिंक का मतलब सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हो। कभी कभार गूगल फोटोज आपसे पूछता है कि यू वांट टू सिंक दी फोटो, जो आप ले रहे हो उसको गूगल फोटो से सिंक करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है? ही सेइंग कि आप यहाँ चेंज करो तो वहां भी चेंज हो जाए। तो सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है रेजोनेंस। और हमारे यहाँ पे इस रेजोनेंस शब्द का मतलब है फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। यस, फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। यस, अब सुनिए मेरी बात। एमआरआई में आप जो चीज यूज करते हो, दैट इज, अच्छा, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में पानी है, 70 to 80% वाटर है। इस पानी में इसका एक H पॉजिटिव है और एक OH नेगेटिव है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये रहा, इसी को बोलते हैं आप हाइड्रोजन आयन, और इसी का नाम है प्रोटॉन। यस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, इस बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी गवा दिया इसने, तो सिर्फ क्या बचा? इसके पास एक प्रोटॉन बचा। मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये, इसी को आप प्रोटॉन बोलते हो। आप इसी की हेल्प से एमआरआई करते हैं। यस, तो एमआरआई के अंदर मैं एक वर्ड कह देता हूं, अगर आपको थोड़ा ऑड लग सकता है, बट एमआरआई पानी का खेल है। यस, आप वाटर की हेल्प से ही एमआरआई कर रहे हो। वाटर मतलब प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन है तभी तो वाटर है। अरे वाटर है तभी तो प्रोटॉन है, दोनों बातें सेम ही तो है। यस, तो आप वाटर की हेल्प से ही एमआरआई कर रहे हो। यू आर डूइंग एमआरआई विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स। यस, आपने प्रोटॉन को ही क्यों चूज किया भाई? आपकी बॉडी में तो मान लीजिए कैल्शियम भी है, आपकी बॉडी में मान लीजिए फ्लोरीन भी है, फास्फोरस भी है, आपने प्रोटॉन को ही क्यों चूज किया? तो इसका एक रीजन है, प्रोटॉन को चूज करने के 3 रीजन है, लिख देता हूं मैं। पहली बात तो ये अबंडेंस है, अबंडेंट है मतलब बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर प्रेजेंट। यस, सबसे ज्यादा, मैं बोला 70 to 80% योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, तो आप बोलिए उसके अबंडेंस ज्यादा है। दूसरी बात, जब आप इसको एक्साइट करते हो ना, इस प्रोटॉन को जब आप इसको एक्साइट करते हो, तो इट गिव्स दी मोस्ट इंटेंस सिग्नल ऑन एक्साइटेशन। यस, इस वजह से आप प्रोटॉन को यूज करते हो। तीसरी बात, इसके पास स्पिन है। स्पिन का मतलब है कि ये अपनी, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं ऐसे ही, ये मान लीजिए एक प्रोटॉन बनाया मैंने, ये अपनी जगह पे घूमता है, इसको बोलते हैं स्पिन। आप अभी बैठे हो ना, आप अभी जहां बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हो, आप सुन रहे हो मेरे को, हर किसी की बॉडी में वाटर है, हर किसी की बॉडी में प्रोटॉन है, और हर किसी की बॉडी में वो प्रोटॉन अपनी जगह पे घूम रहा है। मेरे इस वर्ड को ध्यान रखना, अपनी जगह पे, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है प्रोटॉन। यस, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, इसे बोलते हैं स्पिन। तो प्रोटॉन जो होता है वो स्पिन करता है, चलिए ठीक है। और साथ में इसके ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसमें। प्रोटॉन मतलब इन दिस न्यूक्लियस के अंदर वाले प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूं। यस, तो मेरी बात सुनिए, आप किसी भी को भी अगर यूज करना चाहते हो, किसी भी न्यूक्लियाई को आप एमआरआई में यूज करना चाहते हो, तो उसकी 2 शर्तें हैं।
ओनली टू शर्त, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। पहली बात उसके पास स्पिन होना चाहिए, मतलब वो अपनी जगह पे घूमना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि इस स्पिन का मतलब क्या है, क्यों घूमना जरूरी है, यह अभी हम बात करेंगे 1 मिनट में। स्पिन होना चाहिए, और दूसरा उसके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए। यस, ये दो ही शर्त है। अगर आप एमआरआई में किसी न्यूक्लियस के हेल्प से अगर आप इमेजिंग करना चाहते हैं, एमआरआई फिनोमिनास, एनएमआर फिनोमिनास को हेल्प यूज करके, एनएमआर फिनोमिना को यूज करके, तो आपके पास दो शर्त होनी चाहिए। हाइड्रोजन आपने क्यों किया, इसकी 3 बातें ये मैंने साइड में लिख दी है। चलिए, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो थियोरेटिकली अगर मैं बोलूं, प्रैक्टिकली तो आप प्रोटॉन को यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप वाटर को यूज कर रहे हो, हाँ या ना। लेकिन थियोरेटिकली अगर मैं बोलूं, तो किताबों के हिसाब से तो आप चाहो तो कार्बन 13 को भी यूज कर सकते हो। यस, आप चाहो तो फास्फोरस 31 को यूज कर सकते हो, आप चाहो तो फ्लोरीन फ्लोरीन 19 को यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो आप सोडियम 23 को भी यूज कर सकते हो। यस, इन सभी न्यूक्लियाइज को आप एमआरआई, न्यूक्लियो मैग्नेटिक फिनोमिना पे यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली मैं आपको बोलूं, मल्टी न्यूक्लियर एमआरआई के अंदर ये फेमस है, ये और ये फेमस है, ये फ्लोरीन 19 और ये इसके बेस टेक्निक हम यूज कर रहे हैं। यस, वी आर यूजिंग इन पे जो बेस टेक्निक्स है उनको हम यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रोटॉन में स्पिन होना क्यों जरूरी है। स्पिन क्यों जरूरी है, आप सर स्पिन का क्या मतलब है। अच्छा सुनो, एक काम करो, अभी आप सब पेन कॉपी लेके बैठे हैं अगर कोई, तो मुझे एक बात बताइए, उस पेन को आप उसको घुमाओ, अपनी जगह पे रख के उसको घुमाओ, मुझे बताओ पेन के साथ साथ का ढक्कन घूम रहा है क्या। अरे बोलो भाई, थम्स अप थम्स डाउन। अरे पेन को जब घुमाओगे तो उस पर रखा हुआ ढक्कन घूमता है ना। यस, घूम रहा है। मैं आपको यहां से पता क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप प्रोटॉन प्रोटॉन जब घूमता है तो उसके ऊपर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज भी घूमता है। यस, ये जो प्रोटॉन मैंने बनाया है अभी इसके सामने, तो इसकी ये अगर घूमता है अपनी जगह पे, ये तो मैंने आपको बताया कि इसके पास स्पिन है, जब ये खुद घूम रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज भी घूमेगा। अरे हाँ या ना, थम्स अप थम्स डाउन, बोलो भाई। यस, वो घूमेगा। और अब बात सुनिए, मजे की बात सुनिए। ये रहा कोई भी चार्ज, ये रहा कोई भी चार्ज। चार्ज तो दो ही प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए, चार्ज का एक बेसिक नेचर होता है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज का एक बेसिक नेचर होता है। बेसिक नेचर का मतलब ये होता है जिस नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए उसको बदलाव कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका नेचर सामने आ ही जाएगा। जैसे आपका एक खुद का एक बेसिक नेचर है, ठीक है, आप उसको ज्यादा नहीं बदल सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स का बेसिक नेचर क्या होता है, जब जब क्लास से टीचर बाहर जाएगा वो क्या करेंगे, शोर करेंगे। कोई भी क्लास से टीचर बाहर जाए वो शोर करेंगे, वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे इस बात से कि कौन सा टीचर क्लास से बाहर गया है। तो उनका बेसिक नेचर है शोर करना, मान लीजिए आप। ऐसे ही चार्ज का बेसिक नेचर है कि वो अपने आसपास क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अरे नॉर्मल सी बात है भाई, चार्ज क्या बनाएगा अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज का वो एरिया है अपने आसपास का जहां पे इसके इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है। मतलब इस एरिया में, इस पॉजिटिव चार्ज के उस फील्ड के अंदर अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे थम्स अप थम्स डाउन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज का बेसिक नेचर है। लेकिन ये कहानियां तब सच है जब चार्ज स्टेशनरी है। मतलब चार्ज जो है वो कैसा है, चार्ज जब रुका हुआ है। यस, स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्ज का मतलब, आपने अगर 12th में फिजिक्स पढ़ी है तो पहला चैप्टर है 12th का फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब यू आर स्टडिंग द चार्ज एट रेस्ट। अरे हाँ या ना। उसके बाद एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यू आर स्टडिंग चार्ज इन मोशन। कुछ बात समझ में आ रही है आपको, ये सीक्वेंस वही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, यस, चार्ज रुका हुआ है, और जब चार्ज रुका हुआ तब आप उसको पढ़ रहे हो, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं भी ये कह रहा हूं, जब चार्ज रुका हुआ है आप उस चैप्टर में उठा के देख लीजिए, कहीं भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की जाएगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी। तो कुल मिला के सर हमें क्या समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जब चार्ज रुका रहता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप चार्ज को चलाना या घुमाना शुरू कर देते हो, जब चार्ज को चलाना या घुमाना शुरू कर देते हो, तो मुझे बात बताइए, चार्ज अपना बेसिक नेचर छोड़ेगा। अरे थम्स अप थम्स डाउन, वो अपना बेसिक नेचर नहीं छोड़ेगा, आप कुछ भी करो चार्ज के साथ। भाई जब आप इस बात पे कोई डिफरेंशिएट कर नहीं रहे कि कौन सा टीचर क्लास से बाहर गया है, तो डेफिनेटली आप तो शोर कर ही रहे हो ना।
आप अपना बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते, चार्ज भी अपना बेसिक नेचर चेंज नहीं कर सकता। वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। सर नई बात क्या हुई? यस, जब चार्ज चलता है, जब चार्ज चलता है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। बोलो भाई थम्स अप थम्स डाउन। यस, जब चार्ज चलता है या घूमता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? मेरे हिसाब से बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कुछ इतना कुछ नया फंडा है नहीं। बहुत बढ़िया। यानी सर मतलब जब हमारा ये प्रोटॉन घूम रहा है तो इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज तो घूम रहा है, हाँ बिल्कुल घूम रहा है। तो जब ये चार्ज घूम रहा है तो क्या सर ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? यस, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो सर फिर तो ये, अच्छा एक बात बताओ मुझे, बोल के बताना, बोल के बताना, मिठाई बेचने वाले को क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई, मिठाई बेचने वाले, तुम्हें मेरे एग्जाम्पल बहुत बहके बहके लग सकते हैं शुरू शुरू में। बोलो मिठाई बेचने वालों को क्या बोलते हैं? स्वीट सेलर। अबे हिंदी में बोलना है भाई। भाई हलवाई। मिठाई वाला अरे सर। हलवाई बनाता है मिठाई, कैसे? अब बहुत हद वाली बात है, ये तो बहुत ज्यादा हद वाली बात है। अरे मिठाई वाला नहीं कहते क्या मिठाई बेचने वाले को? हाँ। अच्छा सब्जी बेचने वाले को क्या बोलते हो आप? सब्जी वाला। सब्जी वाला बोलते हो। अरे तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलोगे तुम? मैग्नेट बोलोगे ना। अरे थम्स अप या थम्स डाउन। देखो मिठाई बेचने वाले को मिठाई वाला, सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हो उसको क्या बोलोगे तुम? मैग्नेट। यस, मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटॉन है और वो घूम रहा है और उसके ऊपर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज भी घूम रहा है और घूमता हुआ चार्ज प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो बन जाते हैं मैग्नेट। यस, क्या मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने गलत नहीं बोला। यस, वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो सर हमारी बॉडी में क्या मैग्नेट बना हुआ है? यस, तुम्हारी बॉडी में मैग्नेट है। तो सर हम चिपक क्यों नहीं जाते किसी लोहे की चीजों को? सोचा आपने? बोलो। अगर आप, यस सर। पहले एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारी बॉडी में पानी है? हाँ बोलो। बिल्कुल है। है, पानी है। क्या प्रोटॉन है? बिल्कुल है। क्या वो घूम रहा है? बिल्कुल घूम रहा है। तो क्या उस पर रखा हुआ चार्ज घूम रहा है? घूम रहा है। तो चार्ज घूम रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो डेफिनेटली वो मैग्नेट हो गया ना। तो आप लोहे की चीजों से चिपक क्यों नहीं जाते? बोलो बताओ। क्योंकि बहुत कम बना रहा है सर, जो मैं बना रहा हूँ। मजे वाली बात नहीं है बहुत कम बनाने। अच्छा तो थोड़ा सा चिपक जाओ, थोड़ा सा चिपक जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, आपकी बॉडी में बहुत पानी है, बहुत ज्यादा पानी है आपकी बॉडी में। अगर किसी किसी भी प्रोटॉन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, अगर वो इस दिशा में है ना, तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोटॉन ऐसा है जिसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। अगर इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इधर तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप बोलेंगे नेट क्या हो गया? जीरो। यस, नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी बॉडी के अंदर जीरो है। दैट्स व्हाई आप मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हो। बोलो भाई बोलो। जी सर। यस। अच्छा एक बात बताओ, सर आपने अभी एक बात बोली कि जब चार्ज को मैं चलाना या घुमाना शुरू करता हूं तो वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सर इलेक्ट्रिक तो बनाएगा ही बनाएगा क्योंकि वो तो उसका बेसिक नेचर है। यस, अपना बेसिक नेचर वो कभी नहीं छोड़ेगा। इस बात को प्रूव कर सकते हो क्या कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है आसपास? कभी महसूस किया ये आपने? नहीं महसूस किया तो मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करो, वैसे आप ये काम मत करना, दीज स्टंट्स आर परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स। आप अगर लोहे की एक नेल को, जहां पे आप पॉइंट, जो आप चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए पॉइंट लगाते हो ना, बिजली वाले जो प्लग होते हैं उसके पास लेके जाओगे ना, वो खींच लेगी हल्का सा। इसका मतलब क्या है? अरे जो आपके जो वायरिंग है उसमें तो करंट दौड़ रहा है, और करंट का दौड़ने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चलना। यस, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। और जब चार्ज चलता है तो अपने आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यस, अगर लोहे की चीज को खींचा गया है तो डेफिनेटली वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और बताता हूं आपको मैं, बहुत ज्यादा हाई टेंशन वायर्स जो होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी करंट दौड़ता है, आप उसके पास में कोई लोहे की चीज लेके चले जाओगे वो खींच लेती है। अरे तो लोहे को खींचने का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। वो तभी पॉसिबल है जब वहां पक्का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अच्छा ये भी नहीं समझ में आता ना आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए, ये बल्ब है एक, इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। इतना तो कर सकते हैं आप। यस, बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने। अब क्या बल्ब जल रहा है? अरे थम्स अप थम्स डाउन, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बल्ब जलेगा। आप इसके पास में एक कंपस लेके आओ, कंपस क्या नापता है? अरे कंपस तो मैग्नेटिक फील्ड नापता है। यस, अगर इसमें डिफ्लेक्शन आया, इस कंपस में अगर डिफ्लेक्शन आया
तो मुझे एक बात बताओ, डेफिनेटली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। यस, तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज करंट? इट इज द फ्लो ऑफ करंट, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज। यस, जब चार्ज चलता है तो डेफिनेटली वो अपने आसपास क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा आपको, और डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये सच्चाई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तुम मुझसे एक सवाल और कर सकते हो, सर आप मैग्नेटिक फील्ड में क्यों इंटरेस्टेड हो? बताओ भाई, मैं मैग्नेटिक फील्ड के पास क्यों लेके गया आपको? पहले मैं आपको पता घुमाने पे लेके आया, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके गया, फिर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में लेके चला गया। बताओ भाई क्यों? ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? सोचा आपने क्यों? अच्छा एक बात बताओ, मैं हिंदी क्यों बोल रहा हूं? इजीली समझ सके हम। अच्छा, आप इजीली समझ सकते हैं? अरे इजीली समझ सके नहीं, आप सिर्फ समझते ही हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। यस, बेहतर आप क्या समझते हैं? अच्छा, अगर आप लोग अभी इस समय फ्रेंच समझ रहे होते ना, तो मैं क्या बोल रहा होता? मैं फ्रेंच बोल रहा होता। यस, इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एमआरआई की मशीन जो है ना, एमआरआई की मशीन वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड की लैंग्वेज। यस, तो आपको अपनी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा, ताकि आप इस मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सको। सेम काइंड के फील्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक से बात कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक से बात कर सकता है। ये स्थिति पॉसिबल नहीं है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड इंटरेक्ट करने लग जाएंगे और बातचीत करके अपने आप को कोलैप्स कर लेंगे। नहीं, अगर आप चाहते हो कि आप पेशेंट को एमआरआई की मशीन में डालो और इमेजिंग लो, तो डेफिनेटली पेशेंट की बॉडी में एक मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना हुआ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही हुआ है, उसको आप यूज नहीं कर सकते मैग्नेट एमआरआई की इमेजिंग के लिए। डेफिनेटली इसलिए मैं आपको चाह रहा हूं, मैं इसलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके गया हूं, क्योंकि एमआरआई की मशीन एक ही लैंग्वेज समझती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पेशेंट की बॉडी में बनाना जरूरी है। लेकिन जब पेशेंट मशीन के बाहर है, जब वो अपनी बारी का वेट कर रहा है, जैसे आप लोग बैठे हैं फॉर एग्जांपल, इस केस में हमारी बॉडी के अंदर जो बनने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज जीरो। वो जीरो है। बोलो भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है या नहीं? जी सर। जीरो है, इसलिए अब मैग्नेट नहीं है। अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, तो डेफिनेटली आप में मैग्नेटिक चाहे से थोड़ा ही आता, बहुत कम आता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आता, बाहर महसूस नहीं कर पाते, लेकिन होता जरूर। चलिए, अब क्या हुआ, आपने पेशेंट को एमआरआई की मशीन पे रख दिया, बहुत बढ़िया, आपने पेशेंट को लेटा दिया एमआरआई की मशीन में। अब पेशेंट की बॉडी एमआरआई के मशीन, मतलब उस मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। मशीन जो होती है वो दो तरीके की आती है, बी नॉट से डिनोट करूंगा मैं, या तो जनरल बात कर रहा हूं ना, 0.5 टेस्ला की भी मशीन आती है, मैं कह नहीं रहा, मना नहीं कर रहा, बट ये 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला, इस तरह की एमआरआई की मशीन आप इस इतनी मैग्नेटिक पावर वाली, इतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाली मशीन देखते हो आप, इसको मैं बी नॉट से डिनोट करूंगा। बी नॉट इज द मेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यस, जिसमें आप जिस जो मशीन की जो मेन मैग्नेटिक पावर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा कर रही है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये लीजिए, ये मैंने बाहर ये बना दिया बी नॉट। सर क्या मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ऊपर की तरफ होती है? नहीं, ऊपर की तरफ नहीं होती है। ये एक्सिस है प्लस जेड, यानी जिस दिशा में पेशेंट लेटा होता है ना, अगर आप एमआरआई की मशीन को सामने से देख रहे हो, ये ले जाओ, चलो साइड से देख रहे हो, आप साइड से देख रहे हो मशीन को, सीटी की मशीन और एमआरआई की मशीन दिखने में सेम होती है, बट वो मशीन, एमआरआई की मशीन बहुत चौड़ी होती है। यस, ये टेबल है ना, ये जेड एक्सिस है, अरे कल बात की थी, यही तो जेड एक्सिस है। यस, तो एमआरआई, क्लोज्ड बोर एमआरआई जितनी भी होती है ना, जो क्लोज्ड बोर एमआरआई है, उन सबका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो हमेशा इस दिशा में होती है। यस, बाहर निकलती हुई। अब मैं बाहर निकलती हुई बना तो सकता नहीं हूँ, ऐसे कॉपी से बाहर निकलती हुई मैं कैसे बनाऊं, तो मैंने ऐसे बना दिया बी नॉट। ठीक है, तो क्लोज बोर एमआरआई सिस्टम जितने भी हैं, जो क्लोज्ड बोर है एमआरआई वाले, उन सबका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो बाहर निकलती हुई होती है, जेड एक्सिस में होती है, प्लस जेड एक्सिस में। लेकिन जो ओपन बोर एमआरआई होती है ना, ओपन बोर एमआरआई आपने अगर आपने देखी हो, जो खुली होती है वो दोनों तरफ से ऐसे मैग्नेट होते हैं उसमें, ठीक है, इस तरह के होते हैं, ऊपर दो मैग्नेट लगे होते हैं, इनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इस दिशा में होता है। यस, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात आप समझते हैं, तो मैं इसको देता हूं मिटा। ठीक है, अब आपने क्या किया, पेशेंट को एमआरआई की मशीन के इन्फ्लुएंस में रख दिया, तो जो नेट फील्ड बन रहा था जीरो, अब क्योंकि एक बड़ा मास्टर आ चुका है, हाँ या ना, 1.5 टेस्ला, अब ये बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, बट नेट जीरो है। अब ये बातचीत कर सकते हैं, मतलब इसका ये होगा कि आपकी बॉडी में प्रोटॉन्स ऐसे देख रहे होंगे,
अब उनका अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट क्यों हो जाएगा भाई? अलाइनमेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि मशीन बोलेगी अगर मेरे द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इस दिशा में है, फॉर एग्जांपल इस दिशा में है, तो आपको भी इसी दिशा में देखना पड़ेगा। तो बॉडी के मैक्सिमम प्रोटॉन्स 90-95% प्रोटॉन्स जो होंगे वो उसी डायरेक्शन में देखना शुरू कर देंगे जिस डायरेक्शन में मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड है। यस, लेकिन कुछ नालायक होंगे जो इस दिशा में होंगे। तो मुझे बात बताइए, एक रस्से को 10 लोग एक तरफ खींच रहे हैं और 5 लोग एक तरफ खींच रहे हैं, बताइए रस्सा किस तरफ मूव करेगा? जिस तरफ 10 लोग खींच रहे हैं। तो इनका नेट इफेक्ट किस तरफ आएगा? इनका नेट इफेक्ट किस तरफ आएगा? मान लीजिए 5 ऊपर है, 1 नीचे है, तो सर नेट तो ऊपर ही आएगा ना। यस, नेट ऊपर आएगा। इसी को बोलते हो आप नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, एनएमवी। बस खत्म बात, कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट, अब ये किस कहां बना है? ये पेशेंट की बॉडी में बना है। यस, पेशेंट की बॉडी को जब आपने बी नॉट के इन्फ्लुएंस में रखा, जब मेन मशीन के अंदर पेशेंट गया है, तो अब इन्फ्लुएंस के अंदर डेफिनेटली क्या बन गया? नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यहां तक समझ में आती है कि बात? थम्स अप, थम्स डाउन। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आती है मेरे हिसाब से बात। ठीक है, इस नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का एक दूसरा नाम है जिसको आप बोलते हो एलएम। एलएम का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन। देखिए, इसका नाम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन क्यों रखा गया है, उसके पीछे रीजन है। क्योंकि मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, और ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड, जिस दिशा में मुख्य मैग्नेटिक फील्ड है, मेन मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में बन गया नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, तभी इसका नाम रखा है एलएम। बहुत बढ़िया। सुनो, मुझे बताओ, अगर ये यहां बनता तो क्या इसका नाम एलएम होता? नहीं, इस समय इसका नाम एलएम नहीं है। हाँ, एनएम भी तो अब भी यही है। अरे ये तो वेक्टर है ना। अब मान लो ये प्रोटॉन्स ऐसे अलाइन हो जाते हैं, सारे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, और ये ऐसे हो जाता, तो नेट मैग्नेटाइजेशन तो इनका इस डायरेक्शन में आता ना। अरे ऐसे क्यों आता भाई? वेक्टर वाली बातें है ना ये तो। यस, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूं, ये एनएमवी कहीं भी हो सकता है। आप यहां बनाओगे इसको भी आप एनएमवी कहोगे, लेकिन इसे आप एलएम नहीं कहोगे, इसका नाम दूसरा होगा। यस, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो है इस केस के अंदर एलएम है, क्योंकि वो अलोंग द लेंथ ऑफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड है। चलो अगला सवाल मेरा आपसे है, इसको आप नाप सकते हो? इसको मेजर कर सकते हैं क्या? मेजर कर सकते हैं? हाँ या ना? मेजर कर सकते हैं, बोलो भाई। अरे कोई नहीं बोल रहा। इसको नाप सकते हैं क्या? मैं जनरल पूछ रहा हूं आपसे, क्या इसको मेजर कर सकते हैं आप? पहले तो आप ये मुझसे पूछेंगे कि इसको 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 मेजर करना सर आप क्यों चाहते? अरे सिग्नल कहां से बनाओगे? सिग्नल तो पेशेंट के बॉडी से ही लोगे, तो मेजर करना तो जरूरी है ना। यस, बताओ भाई, क्यों क्यों कैसे मेजर कर सकते हैं इसको? कोई किसी को नहीं पता? यस, अनुभव बोल रहे हैं। यस, मेजर कर सकते हैं अनुभव। बाकी कोई बच्चा नहीं बोलेगा? बहुत सारे यस बच्चे हैं सर, भाई। कर सकते हैं। कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बताओ कैसे कर सकते हैं? सर नाप लो, ये से इसकी डेफिनेट। अरे पेशेंट की बॉडी में बना है ये नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है। अच्छा, आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए मानते हैं आप समुद्र में खड़े हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। बताओ कवि क्या कहना चाहता है? बोलो भाई, कवि क्या कहना चाहता है? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कवि ये कहना चाहता है मैं समुद्र में खड़ा हूं, पानी की तरफ तो है बट एक भी पानी पीने लायक नहीं है, सिंगल ड्रॉप पीने लायक नहीं है, इसलिए कवि की भावना समझे। कवि कहना चाहता है कि मैं समुद्र में हूं। तो मान लीजिए आप भी खड़े हैं समुद्र के बीच में, और आपने अपने बोट के अंदर एक मोटर रख रखी है, मोटर जो नॉर्मल आपके घर में यूज करते हो आप, है ना, उसी मोटर के बारे में बात कर रहा हूं। उस मोटर का एक पाइप आपने बोट के इस तरफ डाल रखा है, और दूसरा पाइप उसके बिल्कुल ऑपोजिट डाल रखा है। मतलब मोटर पानी उठा रही है ना, वो भी समुद्र से ही उठा रही है, ओशन से उठा रही है, और पानी डाल भी जो रही है वो भी किस तरफ डाल रही है? समुद्र में डाल रही है। दूर खड़ा हुआ किनारे पे आपका एक दोस्त खड़ा है, आप उससे पूछ रहे हो बताओ भाई मैंने कितना पानी समुद्र से निकाला और कितना डाला? बता पाएगा आपका दोस्त? रोहित यादव नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा भाई? बताओ रोहित। उसी में ऐसे आ रहा है, उसी यस में जा रहा है, तो सर, ये कैसे क्या बात है? ऑब्वियस सी बात है सर, जहां से पानी आप उठा रहे हो आपने वहीं डाल दिया, मैं कैसे दूर खड़ा हो बता पाऊंगा? अच्छा एक काम कर सकते हो, आप बोट को किनारे पे लेके आ जाओ, और अब आप एक पाइप डालिए समुद्र में, और बाहर आपका दोस्त बाल्टी भर भर के ये नाप सकता है क्या? मेजर कर सकता है कितना पानी निकाला गया है? हाँ, अब निकाला जा सकता है। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। ये जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है ना, ये इसकी जो दिशा है ना, इसकी जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है, वो इस बी नॉट की डायरेक्शन में है। सर ये क्या आप समझ नहीं आ रहे हैं? मैं सुनो मेरी बात,
1.5 टेस्ला अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड के 60,000 गुना ज्यादा पावरफुल है, 60,000 टाइम्स। ये मजाक नहीं है 1.5 टेस्ला। यस, तो मैं बता रहा हूं जो पेशेंट की बॉडी में एनएमवी बना है ना, ये एक ड्रॉप के समान है और ये ओशियन है। यस, इस बी नॉट के कंपैरिजन में जो पेशेंट की बॉडी में एनएमवी बना है, इट इज वेरी माइन्यूट, नेग्लिजिबल है वो, आप उसको नाप नहीं सकते। उसके दो कारण है, पहली बात तो एक तो वो बहुत छोटा है, और दूसरी बात उसकी दिशा भी वही है जिस दिशा में मेन मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो भाई बोलो। एक तरीका हो सकता है, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो किसी तरीके से, इसकी आप अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो डेफिनेटली आप इसको नाप सकते हो। मतलब सर आप ये कह रहे हो ये LM है, इसको हम किसी तरह टिल्ट कर दें, यहां पे ले आए, चलो आगे नाम दूंगा उसको मैं, तो सर नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हो आप। और सर आप नापने में कितना इंटरेस्टेड क्यों मेजर करना चाहते हो आप एनएमवी? और मैं सिग्नल कहां से बनाऊंगा? मेरे को सिग्नल तो यही एनएमवी से उठाना है। यस, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं उसको मेजर करने में। तो डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एलएम को मेजर नहीं कर सकते। रीजन 2 बता दिया मैंने आपको। चलिए यहां तक की कहानी आप जानते हैं, ये कहानी को थोड़ा सा स्टॉप मारते हैं। अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, पता है ना आपको? अरे कंपास कैसे चलता है, आपको नॉर्थ साउथ कैसे दिखाता है? मैं फिर बोल रहा हूँ सेम काइंड ऑफ फील्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो जरूर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ना कुछ, तभी तो कंपास चल रहा है, नॉर्थ साउथ दिखा रहा है आपको वो। यस, चलिए ये बात तो हम साइड में हटा देते हैं। अब सुनिए, जब आपने पेशेंट को MRI की मशीन के इन्फ्लुएंस में रखा था, उसमें उस बाद एक काम और हुआ था। मुझे बताओ, पेशेंट की बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, क्या वो अपनी जगह पे घूम रहे हैं? चाहे से वो बाहर बैठे हैं पेशेंट, या चाहे से वो MRI की मशीन में, अपनी जगह पे तो घूम ही रहा है। अरे हाँ या ना? यस, अपनी जगह पे तो स्पिनिंग है ही उसकी, बिल्कुल है। लेकिन जब आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डाला, मतलब बी नॉट के इन्फ्लुएंस में डाला, तो एक नए तरह का मोशन और शुरू हो गया, जिस मोशन को आप बोलते हैं प्रिसीजन मोशन। अगर किसी ने लट्टू चलाया हो तो वो देख सकता है, जैसे लट्टू घूमता है ना, ऐसा मोशन। यस, ये वाला मोशन। ये बार बार किसी का माइक ऑन हो रहा है। यस, माइक को ऑफ रखो, ठीक है। ये लट्टू घूमता है ना, उस तरह का मोशन, ये यहां भी दिखेगा, ये यहां भी दिखेगा, ये यहां भी दिखेगा, इस तरह का मोशन, इस तरह का मोशन शुरू हो गया। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको कॉनिकल मोशन दिखेगा, कोन के फॉर्म में दिखेगा। यस सर, ये अलग मोशन है क्या? बिल्कुल अलग है। अगर आप उस लट्टू को चलते हुए देखोगे ना, तो वो अपनी जगह पे तो घूमता ही घूमता है, साथ साथ में वो झूलता भी है। यस, वो सीधा नहीं चलता है कभी, थोड़ा एंगल टिल्ट होके ऐसे घूमता है, आप इसी तरह, हाँ या ना? तो ये इसी तरह का जो वॉबलिंग मोशन है, दिस प्रिसीजन मोशन है, ये कब आया? ये बी नॉट के इन्फ्लुएंस में आया। सर ये तो नई कहानी बता रहे हो आप। हाँ, MRI में 2 काम हुए जब आपने पेशेंट को बी नॉट के इन्फ्लुएंस में डाला। एक तो सारे प्रोटॉन्स, करीबन सारे प्रोटॉन्स उसी डायरेक्शन में अलाइन हो गए जिस डायरेक्शन में मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला मेन मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको आपने NMV बोला है। अरे हाँ या ना? और साथ में एक नया तरह का मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका क्रेडिट जाता है बी नॉट को। यस, बी नॉट को, उस मोशन को बोलते हो आप प्रिसीजन मोशन, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। और कितना फ्रीक्वेंसी पे ये घूमेगा, इसको दिया लार्मर ने, जो इक्वेशन है उसकी, ओमेगा इक्वल टू गामा बी नॉट। यस, मतलब सर इस समय ये जो NMV है, क्या ये इस तरीके से घूम रहा है? यस, ये इसी तरीके से घूम रहा है। ये नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो मैंने आपको बताया है, यस, ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे इस दिशा में घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। अच्छा सर, इससे क्या फायदा होगा? ये क्या बात है? देखो मेरी बात, ओमेगा क्या है? इट इज द प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। अरे इसे बोलते हैं प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, कभी कभार इसे एंगुलर प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ये गामा क्या है? दिस गामा इज नोन एज गायरो मैग्नेटिक रेशो। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारी बेसिक फिजिक्स पता हो, बट आप सबको ये पता है क्या? थम्स अप, थम्स डाउन, ये सारी बातें। चलो किसी को कुछ फायदा तो हो, ऐसा नहीं है, आपके बेसिक मजबूत हो जाएंगे इससे, डेफिनेटली फंडा समझ जाओगे आप कैसे कैसे वो है। चलिए, ये गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं इसको, गामा को, गामा को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। और इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो हर न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होती है। क्योंकि आप MRI में अभी प्रोटॉन यूज कर रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोटॉन, तो इस गामा की जो वैल्यू होती है वो 42.5 मेगाहर्ट्ज अपॉन टेस्ला, ये होती है, ये यूनिट होती है इस गामा की, फिक्स है। प्रोटॉन इमेजिंग है, फिक्स है, बहुत बढ़िया। बी नॉट की वैल्यू आप जानोगे नहीं? बी नॉट की वैल्यू तो आप जानते हो। यस, आपकी मशीन कितने की? या तो 1.5 टेस्ला की है या 3 टेस्ला की, ये तो बात आप जानते हैं। यस, चलिए सर, आपने हमें बता किस बात पे छोड़ा था? आपने हमें छोड़ा था कि ये रहा LM बोल रहा हूं, इसको मुझे मेजर करना ही करना है। बहुत बढ़िया, मैं नहीं मेजर करूंगा तो सिग्नल नहीं बना पाऊंगा,
तो मतलब मुझे इसको टिल्ट करना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और उसके साथ आपने नई कहानी शुरू की थी, दैट इज ओमेगा की। आप ओमेगा को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। मुझे बताओ, आपकी मशीन अगर 1.5 टेस्ला की है तो ओमेगा कितना होगा? 42.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 टेस्ला, तो ये करीबन करीबन आ जाएगा 64 मेगाहर्ट्ज। यस। अगर आपकी मशीन मान लीजिए 3 टेस्ला की है तो ये करीबन आ जाएगा 128 मेगाहर्ट्ज। ये 127 पॉइंट कुछ आता है, अब मान लीजिए 128 मेगाहर्ट्ज। अब मुझे एक बात बताओ, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, यानी आपको ये पता है कि अभी पेशेंट की बॉडी में, अगर आपकी मशीन 1.5 टेस्ला की है तो पेशेंट की बॉडी में जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, जिसका नाम एलएम आपने दे दिया है, वो किस किस फ्रीक्वेंसी पे प्रिसेस कर रहा है। प्रिसीजन किस फ्रीक्वेंसी पे है? प्रिसीजन एक कॉनिकल मोशन है, अपनी जगह पे मोशन नहीं है, वो अलोंग, वो एक एंगल पे मोशन है ना। आप जैसे आपके आइसक्रीम कोन होती है उस टाइप का मोशन है, इस तरीके से झूल रहा है वो। लट्टू को याद कर सकते हो आप, स्पिनिंग टॉप जिसको बोलते हैं ना, उसको याद कर सकते हो। चलो एक बात बताओ, आपको एलएम को टिल्ट करना है? अरे हाँ या ना? थम्स अप थम्स डाउन। एलएम को टिल्ट करना है ना? यस, टिल्ट करना है। क्यों सर, क्यों टिल्ट करना चाहते हो? क्योंकि ये उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इसको नाप नहीं सकते और मेजर करना जरूरी है, मतलब आप एलएम को टिल्ट करना चाहते हो। बहुत बढ़िया। आपके कहने पे क्यों टिल्ट होंगे प्रोटॉन्स? आपने ऐसा क्या किया प्रोटॉन्स के लिए जो प्रोटॉन्स टिल्ट होंगे? बताओ भाई। ये रहा एलएम बेचारा, थोड़ा बड़ा करके बना दिया। ये टिल्ट क्यों होंगे? चलो इसको एग्जांपल आप ऐसे समझो। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दो दोस्त हैं। दो दोस्त क्या करते हैं? एक जगह रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक दिन एक दोस्त निकल पड़ा सुबह अपने ऑफिस के लिए और अपना टिफिन भूल गया वो। यस, टिफिन भूल गया अपना वो। जब वो टिफिन भूल गया तो मुझे बताइए, जो पीछे से दोस्त था उसने बोला टिफिन देने जाना है, तो वो बाइक से आगे चल रहा है, दोस्त ए, ये लीजिए, ए वाला आगे चल रहा है और ये बी वाला पीछे पीछे अपनी बाइक लेके आ रहा है। बहुत बताओ, अब बताओ मुझे टिफिन का ट्रांसफर कब हो सकता है? वो चलते चलते देना है उनको टिफिन, क्या ये फेंक के मारेगा टिफिन, इसको ले भाई थाम, ऐसे करेगा क्या? मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं करेगा ये क्या करेगा, ए की स्पीड और बी की स्पीड जब बराबर हो जाएगी तो अब टिफिन का ट्रांसफर हो सकता है। बोलो भाई, थम्स अप थम्स डाउन। यस, अरे तभी तो टिफिन का ट्रांसफर हो सकता है, बिना इसके टिफिन का ट्रांसफर कैसे करोगे आप? यस, तो मैंने आपसे ये कहा, अगर आप टिफिन का ट्रांसफर करना चाहते हो तो जरूरी है कि ए की स्पीड बी की स्पीड के बराबर हो जाए। यस, तो मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप इन प्रोटॉन्स को एलएम से लेके जाना चाहते हो टीएम, यस नया इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, टीएम इज द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि ये ट्रांसवर्स प्लेन है। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन एंड दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन। बी नॉट की दिशा में है ये, तो एलएम दे दिया, बी नॉट के परपेंडिकुलर है तो नाम दीजिए ट्रांसवर्स प्लेन। यस, अगर आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोटॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन प्रोटॉन्स आपकी एनर्जी क्यों लेंगे? क्यों एनर्जी ले और वो क्यों टीएम में जाए? तो प्रोटॉन्स की एक शर्त है, बोला आप अगर चाहते हो कि मैं एलएम से टीएम में चला जाऊं, आप ये चाहते हो कि मैं एलएम से टीएम में चला जाऊं, तो जरूर ही जरूर आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपको एग्जैक्टली उतनी देनी पड़ेगी जितने पे हम प्रिसेस कर रहे हैं। बोलो भाई बोलो, जितने पे हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी है। बताओ भाई, क्या लार्मर फ्रीक्वेंसी आप जानते नहीं हो क्या? सर हम तो जानते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी, या तो 60 हो सकती है, 64 हो सकती है, या 28 मेगाहर्ट्ज हो सकती है। तो इसी चीज की वजह से हम जो रेडियो वेव्स देते हैं, अगर आपकी मशीन जो है वो 1.5 टेस्ला की है तो आप देते हो 64 मेगाहर्ट्ज। और अगर आपकी मशीन 128 टेस्ला की है, आपकी मशीन अगर 3 टेस्ला की है तो आप देते हो 128 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यस, ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि जिस प्रकार से टिफिन का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब दोनों की वेलोसिटी स्पीड बराबर हो, उसी प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफर भी तभी हो सकता है। ये प्रोटॉन्स, एलएम में जो प्रोटॉन्स हैं, ये पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन इनकी एक शर्त है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, कि एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेंगे जब इनकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी यानी लार्मर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी जो फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो। एमआरआई में आप यूज करते हो रेडियो वेव्स, जिसको आप आरएफ पल्स भी कहते हैं। तो यस, आरएफ पल्स जो आप दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी जरूरी है कि वो लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। डेफिनेटली लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तभी एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है और एलएम टीएम में जा सकता है, क्योंकि तभी आप सिग्नल बना सकते हैं। अरे हाँ या ना? इसी को तो बोलते हैं रेजोनेंस। यस, यही रेजोनेंस है, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो भाई बोलो, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने दो फ्रीक्वेंसी को मैच कर दिया। एमआरआई में ये जो आर शब्द है ये रेजोनेंस के लिए होता है, और रेजोनेंस का मतलब ये है जो मैंने आज आपको बोला है। ये बातें आपको पता थी क्या? अरे ये बातें आपको पता है क्या? सारी बातें पता आपको?
यस, तो रेजोनेंस शब्द का मतलब यही है। आरएफ पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आरएफ पल्स की फ्रीक्वेंसी है, इट शुड मैच टू द लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन प्रोटॉन्स। यस, जो प्रोटॉन्स की जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होनी चाहिए। इसी को आप रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का मैचिंग। मैं पहली बार आपको यही बात बोली थी, फ्रीक्वेंसी की मैचिंग। यस, तो आपने ये दो फ्रीक्वेंसी को मैच कराया तो एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, यस, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपके पास एलएम था पहले, बहुत बढ़िया, आपने आरएफ पल्स दी, बहुत बढ़िया, अब ये एलएम जो है वो टिल्ट हो गया आ गया टीएम में। मेरा एक स्टेटमेंट नोट कर लो आप, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में याद रखना। टीएम ही सिग्नल है। यस, टीएम ही सिग्नल है। यस, टीएम ही सिग्नल है। क्यों टीएम सिग्नल है? सुनिए, आरएफ पल्स के दो काम, आरएफ पल्स के दो काम, आरएफ पल्स ने दो काम किया है। पहला, टीएम को जन्म देने वाला कौन? आरएफ पल्स। यस, किसकी वजह से टीएम पैदा हुआ? ये आरएफ पल्स की वजह से पैदा हुआ, रेडियो वेव्स जिसको आप बोल रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। यस, एक काम आरएफ पल्स ने और किया है, ये प्रोटॉन्स को फेज में लेके आई है। देखिए, मैंने आपके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, फेज। और फेज का मतलब होता है पोजीशन। और अगर मैं कहता हूं कि इन फेज इसका मतलब है सेम पोजीशन। और अगर मैं कहता हूं आउट ऑफ फेज तो इसका मतलब है, इसका आप बोलेंगे डिफरेंट पोजीशन। यस। अच्छा, अगर आपने ध्यान किया हो तो जू के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेनर होता है, उस ट्रेनर के हाथ में एक हंटर होता है। यस। और जो जानवर, जैसे मान लीजिए शो नहीं चल रहा, उस समय सब जानवर इधर उधर मूव करते रहते हैं। जैसे ही वो हंटर लगता है, हंटर की आवाज गूंजती है, सारे के सारे जानवर जो होते हैं वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। यस, इस समय सारे के सारे जानवर फेज में आ जाते हैं। अरे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब टीचर क्लास से बाहर चला जाता है, सब बच्चे, आगे वाला पीछे चला गया, कोने में चला गया, वो कोने वाला बाहर आ गया, सब एक दूसरे की प्लेस चेंज कर लेते हो, लेकिन जैसे क्लास में टीचर आता है सब अपनी जगह पे हो जाते हो। आप फेज में आ गए हो, फेज में आ गए, कह सकते हैं सिमेट्री वाली पोजीशन में आ गए हो, आप इतना मान सकते हो, है ना। फेज का मतलब होता है पोजीशन। अब सुनिए मेरी बात, जब प्रोटॉन्स एलएम में थे, यस, जब तक एलएम में थे, तो वो अगर आप ऊपर से देखोगे ना प्रोटॉन्स को, तो वो ऐसे घूम रहे हैं। ये सारे सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं ये आउट ऑफ फेज है, सबकी पोजीशन अलग है। देखो, इसकी यहाँ है, इसकी यहाँ पोजीशन सबकी अलग अलग। लेकिन जैसे आप आरएफ पल्स दोगे इनको, तो ये स्थिति पता है ऐसी बन जाएगी, एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के नीचे। अब मैं बना नहीं सकता एक दूसरे के नीचे, आप समझ जाइए एक दूसरे के नीचे नीचे हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे एक पोजीशन ऊपर से देख रहे हैं आप इसको, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको देखेंगे। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आना, आप अपने हाथ को जैसे नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में रखिए, सुपाइन पोजीशन में रखिए। अगर आप सुपाइन पोजीशन में ऊपर से अपने हाथ को देखेंगे तो आप देखिए आपकी फोर जो फिंगर्स हैं उन सबकी पोजीशन अलग अलग है। अरे थम्स अप, थम्स डाउन, यस, ये चारों उंगलियां जो हैं आपकी, इनको मान लीजिए आप प्रोटॉन, इनको मान लीजिए आप प्रोटॉन, तो ये सारे आउट ऑफ फेज हैं। लेकिन आप हैंड को अपना लैटरल कर लीजिए। अब आप देखिए अपने हैंड को, अगर आप जैसे आप हैंड को लैटरल करेंगे, अगर अब इस समय आप देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रोटॉन्स, ये जो सारी आपकी फिंगर्स है चारों, ये फेज में आ चुकी है। ऊपर से देखने से ये सारे एक फेज में है। यस, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं। ये आरएफ पल्स क्या कर रही है? आरएफ पल्स ने टीएम को जन्म तो दिया ही दिया है, साथ साथ में इसने प्रोटॉन को फेज में लेके आया है। और मेरा अगला स्टेटमेंट आप हिंदी में याद रखिए कि जब जब एमआरआई में सिग्नल बनाना है, एमआरआई में जब जब सिग्नल बनाना है, आपको प्रोटॉन्स को फेज में लाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, प्रोटॉन्स को फेज में लाना पड़ेगा। यस, तभी मैंने कहा टीएम ही सिग्नल है, क्योंकि टीएम के केस में प्रोटॉन फेज में आए हैं और यही सिग्नल को आप यूज करते हो एमआरआई के अंदर। जैसे आप आरएफ पल्स देते हो, प्रोटॉन्स फेज में आते हैं, और जैसे ही वो फेज में आते हैं तो वो एक सिग्नल रिलीज करते हैं। लेकिन मजे की बात क्या है, वो जो सिग्नल होता है ना, अब ये टीएम है क्या? व्हाट इज टीएम? ये बहुत सारे प्रोटॉन्स के द्वारा मिलाया गया उनका नेट इफेक्ट है, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। जो प्रोटॉन्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रोटॉन्स पहले एलएम में थे, इनका नेट इफेक्ट दिख रहा था आपको। अब जो आपको नेट इफेक्ट दिख रहा है वो टीएम में दिख रहा है आपको, इनका नेट इफेक्ट ही तो है ये। अरे ये भी तो एनएमवी है, नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है, बस दिशा ये है। ये क्या है? ये भी तो एनएमवी है। अरे हाँ है ना, तो डेफिनेटली टीएम क्या है? इट इज मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक पार्ट है। और सुनिए मेरी बात, ये टीएम रुकता नहीं है, ये टीएम रुकता नहीं है, ये इस प्लेन में, जो प्लेन मैंने बनाया है, जो आपका ट्रांसवर्स प्लेन होता है, उसके अंदर घूमता रहता है। और इस टीएम के घूमने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज ऑल्सो लार्मर फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है।
यस। तो सर आप क्या कहना चाहते हो इससे? मैं बता क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लीजिए, अब सिर्फ और सिर्फ टीएम है, मान लीजिए ये टीएम है और ये घूम रहा है इस प्लेन में। यस, इस प्लेन में घूम रहा है ऐसे ऐसे, ये ट्रांसवर्स प्लेन में घूम रहा है। एक ही है ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब ये है क्या बेसिकली? ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड तो है। अरे इसमें प्रोटॉन है, इस टीएम में है क्या? प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन्स के द्वारा बनाया गया थोड़ा 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 मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। यस, और उन मैग्नेटिक फील्ड का नेट इफेक्ट आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है? यस, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अरे पोजीशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और याद रखिए एक बात, कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी बात, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई बोलो, यही तो बात आपने अभी यूज किया था। जब चार्ज को आपने चलाया या घुमाया तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, चेंजिंग हुआ, पोजीशन की वजह से चेंज हुआ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये उल्टी बात भी सच है कि जब आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो वो भी क्या प्रोड्यूस करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा ना, तो आप एक काम कीजिए, आप एक लूप लीजिए, जैसे आपके कड़ा पहनते हैं हाथ में, वैसा एक लूप लीजिए, बहुत बढ़िया। और उस लूप को आप कनेक्ट कर दीजिए एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटा करंट को नापता है, छोटा सा भी करंट को नापता है ना, छोटा भी करंट होता है तो उसको नापता है गैल्वेनोमीटर। और इसके सामने आप रख दीजिए एक मैग्नेट, साउथ नॉर्थ की मैग्नेट। यस, आप इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कीजिए, डेफिनेटली आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। तो अगर करंट को डिटेक्ट किया गया है तो इसमें से क्या दौड़ा है? इसमें से करंट दौड़ा है। अरे करंट दौड़ने का मतलब क्या है? इसमें करंट का मतलब इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज चला है, और चार्ज का बेसिक नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अरे हाँ या ना, मतलब आसपास इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड बदला, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को बदला तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सामने देखने को मिलता है। यहां भी यही है, ये जो टीएम है ये चेंज हो रहा है, ये मूव कर रहा है, ये इस ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर मूवमेंट कर रहा है, और इस मूवमेंट की वजह से ही क्या पैदा हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये ए सिग्नल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसी को रिसीव करती है आरएफ रिसीवर कॉइल। जब आप ब्रेन का एमआरआई करते हो तो आप ब्रेन वाले कॉइल लगाते हो। वो कॉइल्स क्या होती हैं ऊपर से जो आप लगाते हो ब्रेन पे? दीज आर ऑल रिसीवर कॉइल्स, है ना। तो इसी सिग्नल को वो रिसीव करती है। एमआरआई में सिग्नल ऐसे बनता है। यस, बताओ भैया, आपको ये बात समझ में आई क्या? एमआरआई में सिग्नल कैसे बनता है? बाकी बच्चों को समझ नहीं आई क्या? शायद आप लोगों को पता था, ऐसा भी हो सकता है। यस, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम था कि एक बार मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं इसके बारे में। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये एलएम था और ये रहा टीएम। आपने जब आरएफ पल्स दी, जब आपने आरएफ पल्स दी तो ये एलएम टीएम में चला गया, बहुत बढ़िया। जब ये आरएफ पल्स आपने दी, एलएम टीएम में चला गया, क्या आप आरएफ पल्स हमेशा दे के रखते हो क्या? हमेशा ऑन ऑन रहती है आरएफ पल्स? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। आरएफ पल्स कुछ मूवमेंट के लिए ऑन होती है, थोड़े मूवमेंट के लिए ऑन होती है आरएफ पल्स। यस, कुछ मूवमेंट के लिए ऑन होती है। मुझे एक बात बताइए, टीएम को जन्म देने वाला कौन? सर आरएफ पल्स। यस, प्रोटॉन्स को फेज में लाने वाला कौन? ये भी आरएफ पल्स। तो मुझे बात बताइए, जब आरएफ पल्स हट जाएगी, जब आरएफ पल्स चली जाएगी, तब प्रोटॉन्स किस में चले जाएंगे? आउट ऑफ फेज। यस, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, प्रोटॉन्स किस में जाते हैं? आउट ऑफ फेज में जाते हैं। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये रहा एलएम और ये रहा टीएम। तो जब ये वापस इस स्थिति में था, जैसे आपने आरएफ पल्स दी तब तो ये चले गए, लेकिन जैसे आपने आरएफ पल्स बंद करेंगे तो ये प्रोसेस वापस उल्टा शुरू हो जाएगा। यस, ये प्रोसेस उल्टा शुरू क्यों होगा? सुनिए मेरी बात, ये है बी नॉट और ये है एलएम। एलएम के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल जो कंडीशन है, जो सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन है, सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, दैट इज बी नॉट। यस, ये बी नॉट ही है उसके लिए, क्योंकि जिस दिशा में मेन मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एलएम की डायरेक्शन वही है तो फेवरेबल है उसके लिए। आपने जबरदस्ती आरएफ पल्स देके इसको थोड़ी देर के लिए टीएम में बांध रखा है, जैसे आप आरएफ पल्स हटाएंगे ना, ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। अरे हम लोग सब बाहर घूम घाम के हमारे घर पे वापस क्यों आते हैं? हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन है, दैट्स व्हाई वी एम सेइंग, है ना। तो एलएम के लिए, इस लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन के लिए जो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन है, दैट इज व्हाट? एलएम। जैसे आप आरएफ पल्स ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टीएम है ये किस में बदलने लगा है? एलएम में बदलने लगा है। मतलब आप ये कहेंगे कि एलएम बढ़ने लगा है और टीएम कम होने लगा है।
यही बात मुझे आपको समझानी है। किताबें इसी को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कहती है, किताबें कहती है, हम उसके हिसाब से बात नहीं करेंगे। चलिए, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, या फिर इसको बोलेंगे आप T1 रिलैक्सेशन, या फिर आप इसे बोलेंगे स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। जब आपने, मैं एक ही वर्ड में बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल मेडिटेशन का मतलब क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल मेडिटेशन नहीं, इट इज लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन। यस, ये प्रोसेस है ना, मतलब एलएम, मतलब टीएम का एलएम में जाना, ये दो बातें हैं। अरे एक गिलास है, ये लो एक गिलास है, वो पानी से भरा हुआ है आधा, तो इसको बोलने का दो तरीके हैं ना, या तो आधा भरा है या वो आधा खाली है, बात तो सेम ही है ना। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन का मतलब है प्रोटॉन्स आर रिलैक्सिंग, क्योंकि वो अपने घर पे जा रहे हैं आराम से, बढ़िया, जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसी दिशा में जिस दिशा में बी नॉट के द्वारा, एमआरआई के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मेन मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है। यस, तो आप बोलेंगे एक लाइन में एलएम का बढ़ना, एलएम का बढ़ना, एलएम का बढ़ना लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहलाता है, बात खत्म बस। एलएम का बढ़ना लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन कहलाता है, T1 रिलैक्सेशन कहलाता है, या स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहलाता है। इसका नाम स्पिन लैटिस क्यों रखा गया है, इस बात पे आते हैं। स्पिन लैटिस, स्पिन का मतलब होता है प्रोटॉन के लिए वर्ड यूज किया गया है, प्रोटॉन्स के लिए। लैटिस का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब आसपास का हिस्सा। मुझे बताओ, जब प्रोटॉन्स एलएम से टीएम में गए थे तब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। अरे थम्स अप थम्स डाउन। यस, जब एलएम से वो टीएम में गए थे तब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। यस, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की उन्होंने एक शर्त रखी थी। उन्होंने बोला था कि हम एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेंगे जब आप उतनी फ्रीक्वेंसी के आरएफ पल्स देंगे जितने पे हम फ्रीक्वेंसी, जितने पे हम प्रोसेस कर रहे हैं, जितने पे हम हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी चल रही है, उतने उतने पे हम करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब ये वापस आएंगे तो क्या जो उन्होंने एनर्जी रिलीज की थी, क्या वो जो आप उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वापस नहीं छोड़ेंगे? अरे छोड़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान रखना पड़ेगा। यस, तो जब एलएम से टीएम में गए प्रोटॉन्स तब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जब ये टीएम से एलएम में वापस आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। रिलीज कहां करेंगे? लैटिस में रिलीज करेंगे, सराउंडिंग में रिलीज करेंगे। यस, तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जितनी जल्दी एनर्जी रिलीज कर देंगे प्रोटॉन्स, उतना फास्ट ये प्रोसेस होगा। अच्छा, हम अभी पढ़ रहे हैं, आप घूमते हैं, आप चलते हैं, है ना, आप जो भी कुछ काम करते हैं, मुझे एक बात बताइए, सभी आप जो भी काम करते हैं क्या उस सब में टाइम लगता है? सर टाइम तो लगता ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ये भी तो एक प्रोसेस है ना, ये भी एक काम है, ये हो रहा है। सर कैसा हो रहा है? ये जो टीएम है ये वापस जा रहा है अपने घर पे, दैट इज एलएम की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी टाइम तो लगेगा ना। यस, इसी टाइम को बोलते हैं T1 टाइम। भाई लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन का मतलब एलएम का बढ़ना, और इसके बढ़ने में जो टाइम लगा दैट इज T1 टाइम, बात खत्म। अब T1 टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है? बताओ भाई, T1 टाइम किस पे डिपेंड करता है? मतलब प्रोटॉन्स कितनी जल्दी टीएम से एलएम में आ जाएंगे, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये बात पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी जल्दी वो रिलीज कर दे रहे हैं। देखो ना, अरे उधार लेके गए थे, अब जब वापस आ रहा तो उधार तो चुकाना पड़ेगा ना, उधार चुकाएंगे और जल्दी आएंगे। जो जितनी जल्दी उधार चुका देगा, जितनी जल्दी एनर्जी रिलीज कर देगा, वो उतनी जल्दी वापस आ जाएगा। यस, तो यही बात हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किताबें इस T1 टाइम को एक अलग टाइप से नाम देती है। पता क्या बोलती है किताबें? चलो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। अरे सारे बोर हो गए क्या आप लोग? बताओ भाई, बोर हो गए आप लोग सब? परेशान हो गए आप सब? ये सब क्या है? ये तो बेसिक बातें होगी, ये हम तो रैपिड रिवीजन करने आए थे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं सर, ये भी जरूरी है। थोड़ा बेसिक तो पता होना पड़ेगा ना। सिर्फ मेरे पास मैसेज बच्चों का यह आया कि सर ज्यादा हवा कर दिया सीटी में, ज्यादा स्पीड कर दी, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा एमआरआई का बेसिक बता के शुरू करेंगे। वरना मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं हवा कर सकता था। आप मेरे साथ अगर 1.5 महीना एमआरआई पढ़ेंगे ना, मतलब 50 क्लासेस पढ़ेंगे, तब जाके हमारा एमआरआई का आपका जिस्ट क्लियर होगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है इतना। यस, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा स्पीड में चीजें बातें कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो और आप एक ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो, और वो 400 मीटर का ग्राउंड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लीजिए आप दौड़ते दौड़ते एक चक्कर आप अगर लगाते हो 5 मिनट में, तो 4 चक्कर कितने मिनट में लगाओगे आप? बोलो भाई। 20। सर वही ऑब्वियस सी बात है। क्या सर, ये आपने लगाया सर, एक चक्कर जो लग रहा है वो 5 मिनट में लग रहा है, तो 4 चक्कर कितने में लगे हैं? 5 चौक 20। यस, 20 मिनट में चक्कर लगा लोगे आप, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताइए, जब पहला चक्कर खत्म हुआ तो आपके पैर में मोच आ गई,
किसी वजह से बहुत ही बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपके पैर में मोच आ गई, बट आ गई किसी वजह से। तो मुझे बताइए, क्या वो जो बचे हुए 3 चक्कर, यानी जो टोटल टाइम क्या 20 मिनट में काम हो जाएगा पूरा? ये 20 मिनट में हो जाएगा काम पूरा? नहीं होगा 20 मिनट में। अगर इससे भी नहीं समझ में आता ना, तो मैं आपको पता क्या कहना चाहता हूं, कि ये जो T1 टाइम है ना, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट टाइम। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, यस। और किताब क्या कहती है? किताब ये कहती है कि T1 टाइम क्या है, जब जब मुझे बताइए, इस समय जब इस स्थिति शुरू हुई थी, इस समय LM कितना है? 100% है। अरे 100% LM है, कहाँ TM है? जब तक आपने RF पल्स नहीं दिया तब तक TM जन्म कहाँ हुआ? नहीं दिया, नहीं दिया तो नहीं हुआ टीएम का जन्म। यस, टीएम है ही नहीं तो एलएम है सिर्फ और सिर्फ, वो भी 100% है। तो किताबें ये कहती हैं कि जब ये प्रोसेस शुरू होगा, मतलब टीएम से वापस एलएम में जाएगा, तो जब एलएम अपने आप को 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू रिकवर कर लेगा, उस टाइम को आप बोलेंगे T1 टाइम। यस, पहले 100% था, तो अगर अपना 63% रिकवर कर लिया इसने, उस टाइम को आप बोलेंगे क्या? T1 टाइम। यस, उसको आपको क्या बोलेंगे? T1 टाइम। अब मजे की बात सुनिए आप, ये जो T1 टाइम है, सर आप एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बता सकते? आप क्यों नहीं बता देते कि प्रोटॉन्स जो है वो 10 मिलीसेकंड में ऊपर चले जाएंगे? एक एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बता पा रहे? ये क्या है सर, 63% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू रिकवर कर जाएगा, तब उसे आप T1 टाइम कहेंगे? देखिए, आपने कभी यूरेनियम का हाफ लाइफ, आपने हमेशा रेडियो एक्टिविटी में हाफ लाइफ सुनते हो आप, मुझे बताओ, आपने किसी ने फुल लाइफ सुनी है क्या? आप बता सकते हो कि यूरेनियम कितना टाइम में डिसइंटीग्रेट कर जाएगा? बताओ, कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकते आप उसका, आप फुल टाइम नहीं बता सकते। ऐसे ही इसी प्रकार से मुझे पता ही नहीं है कि ये टीएम से टोटल 100% एलएम में कब आएगा, मैं नहीं जानता। बट मैं इतना जानता हूं कि अगर जब मैंने ये प्रोसेस शुरू किया था, तब हमारे पास 100% एलएम था। जो पुराना एलएम था वो 100% था जब आरएफ पल्स नहीं दी थी। तो अगर इसने अपना 63% रिकवर कर लिया उस टाइम तक, उस टाइम को आप बोलेंगे T1 टाइम। अगर मान लीजिए वो अपना 63% 5 मिली सेकंड में पूरा कर लेता है, तो दैट इज T1 टाइम हो गया 5 मिली सेकंड। बस मैं इतना जानता हूं। यस, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ये जो T1 टाइम है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रोटॉन्स कितनी जल्दी वापस आ जाएंगे? ये डिपेंड कर रहा है उधार चुकाने पे। यस, जो उधार उन्होंने लिया था एनर्जी का, जो उधार उन्होंने एनर्जी का लिया था, तो जो T1 टाइम है वो डिपेंड करता है एनर्जी के डिसिपेशन में। अगर आप एनर्जी डिसिपेट फास्ट कर देंगे, उधार आप जल्दी चुका के आ जाएंगे, तो जनरली आप फास्ट आएंगे तो T1 टाइम कम लगेगा। यस, कोई काम आप फास्ट करते हैं उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन अगर आपने एनर्जी डिसिपेशन धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट की है, उधार धीरे धीरे चुकाया है, तो समय लगेगा, तो मतलब आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो T1 टाइम ज्यादा लगेगा। बस इतनी सी बात है। तो मैं आपको यहां से क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फैट होते हैं ना, फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका T1 टाइम उनका T1 टाइम शॉर्ट होता है, कम होता है। और वाटर बोल लीजिए या CSF बोल लीजिए या लिक्विड बोल लीजिए, इन सब का T1 टाइम लॉन्ग होता है। इन सब का T1 टाइम लॉन्ग होता है। क्यों होता है ऐसा? बोलो भाई, जल्दी बोलो, किसी को पता है तो जल्दी जल्दी बोलो। फैट का T1 टाइम शॉर्ट क्यों होता है और वाटर का T1 टाइम लॉन्ग क्यों होता है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फैट जो है ना, वो बड़ा तेजी से एलएम में वापस आ जाता है, और जो आपका वाटर CSF लिक्विड है वो बड़ा धीरे धीरे आता है। बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो, कोई बोल सकता है क्यों हो रहा है ऐसा? अरे ये आपको पता है क्या? फैट का T1 जो होता है, वो T1 टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है, और लिक्विड का जो होता है T1 टाइम वो लॉन्ग होता है। क्यों होता है? कोई नहीं जानता? कोई बता सकता है क्या? नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। कोई बच्चा नहीं जानता कि फैट का T1 टाइम शॉर्ट क्यों होता है और लॉन्ग का लॉन्ग वाटर का लॉन्ग क्यों होता है? सुनिए, इसका रीजन पता क्या है? फैट अगर मॉलिक्यूल को आप देखेंगे ना, तो फैट होता क्या है? इट इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कुछ नहीं है, कार्बन 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 ऐसी चेन है, हाइड्रोजन 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 ऐसे लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा डाउट निकालने वाला हूं आपका मैं भी, दिमाग खोल के बैठना। यस, तो जो फैट होते हैं ना, उनका ये फैट जो दीज आर बल्की मॉलिक्यूल्स, अरे भारी है ना, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, मैं देखिए एक नया वर्ड यूज किया आपके लिए, मॉलिक्यूलर मोशन। अरे बड़े मोशन, ये वाटर कैसा होता है? कुछ नहीं होता, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अरे ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है। यस, लेकिन फैट जो है वो बल्कि मॉलिक्यूल है, और उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, ये मॉलिक्यूलर मोशन कौन सा नया क्या टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको आप बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन। अरे ये नहीं जानते, ब्राउनियन मोशन जानते हो आप?
ब्राउनियन मोशन जानते हो ना, यस, रैंडम मोशन है। तो इनका जो रैंडम मोशन होता है वो बड़ा स्लो होता है। स्लो का मतलब बड़ा बल्कि है, भारी है, तो धीरे धीरे चलेंगे, और हल्के होते तो बहुत तेज तेज चलते, हाँ या ना। तो ये जिनका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, टाइम मिलता है आराम से एनर्जी डिसिपेट करने का। तो जो फैट जो होता है वो फास्ट एनर्जी डिसिपेट कर पाता है, फास्ट एनर्जी डिसिपेट। और जितनी जल्दी एनर्जी डिसिपेट हो गई, एनर्जी जितनी जल्दी चुका दी, कर्ज जितना जल्दी चुका दिया, वो तुरंत वापस आ जाता है, यस। लेकिन वाटर जो है इसका मॉलिक्यूलर मोशन बहुत तेज है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में ब्राउनियन मोशन करता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड में मॉलिक्यूलर मोशन करता है। और इस मॉलिक्यूलर मोशन तेज होने की वजह से, मैं प्रिसीजन मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपको कोई कंफ्यूज कर दे कि प्रिसीजन मोशन से रिलेटेड है, नहीं। T1 टाइम का कोई संबंध नहीं है प्रिसीजन मोशन से, प्रिसीजन मोशन से, लार्मर फ्रीक्वेंसी से, यस। इसका संबंध है बेसिकली एनर्जी डिसिपेशन से। किसी का T1 टाइम ज्यादा होगा कम होगा ये एक ही बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी एनर्जी डिसिपेट कर दे रहा है। अब इस डिसिपेशन किस पे डिपेंड करेगा, अगर फैट जो है वो बल्कि मॉलिक्यूल है तो वो बड़ा बड़ा फास्ट एनर्जी डिसिपेट करता है, क्योंकि टाइम मिल पाता है, घूमता स्लो है, मौका देता है। अब कोई चीज रुकी नहीं रही है, आप एनर्जी कैसे डिसिपेट कर पाओगे। जो आपका मॉलिक्यूल है वाटर वाला, वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा तेज मूव करता है ना। इसका मॉलिक्यूल मोशन बहुत तेज होता है, ब्राउनियन मोशन बहुत तेज होता है। इसकी वजह से जो इसका एनर्जी डिसिपेशन है, जो एनर्जी रिलीज करने का, जो डिसिपेट कर रहा है सराउंडिंग में, वो बड़ा स्लो हो जाता है। इसकी वजह से बड़ा धीरे धीरे आता है। मतलब जो वाटर CSF फैट जो है वो बड़े धीरे धीरे वापस एलएम में आएंगे, और जो फैट है वो बहुत ही ज्यादा तेज एलएम में आएंगे। अरे हाँ या ना। और सुनिए मेरी बात, ये जो गति है, ये एक बात पे डिपेंड करती है, वो मतलब कितनी जल्दी ये वापस डिसिपेट एनर्जी कर देंगे, कितनी जल्दी अपनी कर्ज चुका देंगे, कितना जल्दी एनर्जी रिलीज कर देंगे। ये बात करेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूलर मोशन है। अच्छा, जब आपने एक बात बताओ, जब आपने आरएफ पल्स दी थी तब आपने एक फ्रीक्वेंसी मैच कराई थी, कौन सी वाली, कि जो आने वाली आरएफ पल्स उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए प्रोटॉन्स की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से। तो जब आप एनर्जी दे रहे हो तब भी आपको मैच करानी पड़ेगी, यस। तो जो मॉलिक्यूलर मोशन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट शुड मैच टू द लार्मर फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आप बोलेंगे फास्ट एनर्जी डिसिपेशन होगा। जैसे वहां पे फास्ट एनर्जी एक्सेप्ट की थी, यहां पे फास्ट एनर्जी डिसिपेशन होगा। तो मेरी बात सुनिए, जो फैट है उनका मॉलिक्यूलर मोशन कैसा है, स्लो है, यस। तो स्लो है तो वो लार्मर से जल्दी मैच कर जाती है, यस। इसी वजह से वो क्या करते हैं, फैट जो होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट डिसिपेट करते हैं, और इसी वजह से उनका T1 टाइम जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, यस, एज कंपेयर टू वाटर। इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपने देखने को मिला, बताओ मुझे भाई अगर मैं बी नोट बढ़ाता हूँ मतलब मैं 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला में चला जाता हूँ, तो बताओ T1 टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे इंटरेक्टिव क्लास है ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, नहीं बोलोगे, बोलो बोलो। कम हो जाएगा सर। B0 बढ़ाने से मतलब मैं 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला में जा रहा हूँ, तो मेरा T1 टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम होता है, क्या होता है B0 बढ़ाने से T1 टाइम का मतलब समझ रहे हैं ना। T1 टाइम का मतलब है, मतलब TM से वापस LM में आने का समय, दैट इज TM टाइम। वापस घर घर कितनी जल्दी वापस आ जा रहे हैं, यस बताओ भाई। अरे यार T1 टाइम बढ़ जाता है, कोई रीजन दे सकता है मुझे इसका। अरे कोई बोल सकता है कि रीजन क्यों होता है ऐसा, B0 बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से T1 टाइम बढ़ क्यों जाता है। मतलब अगर आप 3 टेस्ला पे करोगे ना बात, तो फैट भी थोड़ा धीरे आएगा एज कम्पेयर टू 1.5 टेस्ला। तो 1.5 के टेस्ला के अंदर जो फैट के जो प्रोटॉन है, फैट के जो प्रोटॉन है, अभी मैंने कार्बन कार्बन के जो प्रोटॉन बनाए थे ना, यस, वो प्रोटॉन है वो थोड़ा स्लो स्लो रिकवर करेंगे इन केस ऑफ 3 टेस्ला एज कम्पेयर टू 1.5 टेस्ला। सुनो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो T1 टाइम का B0 से कोई रिलेशन है ही नहीं। अरे T1 टाइम का रिलेशन किससे है, बताओ आप बताओ। T1 टाइम का पूरा का पूरा रिलेशन किससे है, वो रिलेशन एनर्जी डिसिपेशन से है। तो एनर्जी डिसिपेशन से कुछ बात है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, मान लो कोई वो जो मान लो कोई कोई शादी है ना, और उसके अंदर बहुत अच्छा गाना बज रहा है ना, ठीक है, गाना बज रहा है और लोग कुछ डांस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग डांस कर रहे हैं और म्यूजिक बज रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को, म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको मजा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई अगर डांस करता है आपके सामने, तो क्या उसको म्यूजिक की धुन के साथ चलना पड़ता है क्या। अरे एक टेम्पो होता है ना म्यूजिक का, म्यूजिक का एक टेम्पो होता है खुद का, यस, उस धुन के साथ ही आपको डांस करना होता है।
अब धुन कुछ और चल रही है, आप डांस कैसे करो, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता ना। अब मेरी बात सुनो, डांस को आप मानिए मॉलिक्यूलर मोशन, और म्यूजिक के टेम्पो को, म्यूजिक के जो बीट है उसको मानिए आप लार्मर फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जो डांसर है, आपने क्या किया, आपने म्यूजिक तेज कर दिया, म्यूजिक तेज करने का मतलब उसकी बीट तेज कर दी, तो डांसर थोड़ी देर तक तो उसको क्या करेगा, मैच करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपने टेम्पो बहुत ज्यादा तेज कर दिया, बीट बहुत ज्यादा तेज कर दी, मैं आवाज के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, बीट तेज करने का मतलब उसके मोशन को सिंक्रोनाइज करने वाली बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली एक टाइम पे आएगा जो डांसर उसका सिंक्रोनाइजेशन टूट जाएगा। अब क्या होगा, म्यूजिक की बीट कहीं और चल रही होगी, बीट कुछ और चल रही होगी और वो मोशन कुछ और कर रहा होगा। तो यस, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप बी नॉट बढ़ाते हो तो क्या आपकी लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है? बोलो भाई बोलो। अरे ओमेगा इक्वल टू गामा बी नॉट। यस, जब आप बी नॉट बढ़ाते हो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो, तो आपकी ओमेगा बढ़ जाती है। यस, ओमेगा बढ़ गई तो मुझे एक बात बताइए, क्या मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी को मैच करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? अरे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी तो वही है, वही की वही है, और आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो इन दोनों को मैच करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और अगर ये मैच नहीं होंगी, इनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो भाई एनर्जी का डिसिपेशन कैसे हो पाएगा? यस, फास्ट डिसिपेशन कब हो पाता है? जब मॉलिक्यूलर मोशन बराबर हो जाता है लार्मर फ्रीक्वेंसी के। और आपने बी नॉट बढ़ा दिया, बी नॉट बढ़ाने से आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। लार्मर फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा देंगे तो मैचिंग जो है मॉलिक्यूलर मोशन की, वो मैचिंग कम हो जाएगी, किसके साथ? लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ। और मैचिंग कम होगी तो एनर्जी का डिसिपेशन पे फर्क पड़ जाएगा, बहुत स्लो एनर्जी डिसिपेशन होगा। इसीलिए बी नॉट बढ़ाने से T1 टाइम बढ़ जाता है। अगर डिसिपेशन स्लो हो गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है T1 टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि T1 टाइम डिपेंड किस पे कर रहा है? एनर्जी डिसिपेशन पे डिपेंड कर रहा है। यस, और डिसिपेशन किस पे डिपेंड कर रही है? वो इस फंडे पे डिपेंड कर रही है। वो चाहती है कि भाई मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो लार्मर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, और वो आपने लार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज किससे किया? आपने बी नॉट से चेंज किया। लार्मर इक्वेशन यही बताती है। अरे ये समझ में आती है आपको बात? यस, यहां से 3 बातें आपको सीखने की है एग्जाम के लिए। फैट का T1 टाइम, फैट का T1 टाइम, फैट का T1 टाइम शॉर्ट होता है, और ये सब आप जानते हैं बिल्कुल। लिक्विड का T1 टाइम लॉन्ग होता है, और साथ में बी नॉट बढ़ाने से T1 टाइम बढ़ जाता है। बस इतनी बातें, आप 3 बातें यहां से सीख सकते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, आपने गिलास रखा है, वो आधा खाली है आधा भरा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या इसे ये कह सकते हैं क्या ये आधा खाली है? यस, आप ये भी कह सकते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं क्या ये आधा भरा है? बिल्कुल आप ये भी कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों बातें आप कह सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या क्या इस पूरे प्रोसेस को आपने नाम दिया एलएम का बढ़ना? एलएम बढ़ रहा है, लेकिन साथ में टीएम कम भी तो हो रहा है। तो जब आपने एलएम के बढ़ने को कुछ नाम दिया है, लॉन्गिट्यूडल मैग्नेटाइजेशन, यस, तो टीएम के घटने को भी तो कुछ नाम दो। तो इसी को बोलते हैं T2 रिलैक्सेशन, या फिर ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। यस, और तीसरी बात इसके लिए कहते हैं, इसको एक और कहते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन। यस, ये तीनों बातें सेम है। यस, तो एक बात मैं बोलूंगा, T2 रिलैक्सेशन क्या होता है या ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन क्या होता है? टीएम का घटना, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसमें जो टाइम लगे दैट इज T2 टाइम। यस, ये तो एक प्रोसेस है, टीएम का घटना तो एक काम है, एक प्रोसेस है, हो रहा है, और इसमें जो टाइम लगे वो T2 टाइम कहेंगे। लेकिन किताबें इसको कहती है कि टीएम, मान लीजिए जिस समय ये हालात थे, इस समय टीएम कितना है? 100% है ना? तो जब ये घटता घटता ऊपर जाएगा, तो जब ये घट के इट रीचेस टू 37%, उस टाइम को आप क्या कहेंगे? उस टाइम को आप कहेंगे T1 टाइम। यस, मतलब था 100% और घट के आ जाए 37%। अरे घट कितना गया? 63% घट गया ना टीएम। बात तो सेम ही है। गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, एक ही तो बात है भाई। थम्स अप थम्स डाउन, नहीं समझ में आई ये बात? यस, सीधी सी बात बोली हमने। तो बेसिक सी बात है, पहले 100% टीएम था, और वो घट के जब 37% रह जाए, जब वो घट के 37% रह जाए, तो घट कितना गया? 63% घट गया। यस, तो इसी टाइम को किताबें कहती है T2 टाइम। टीएम का घटना T2 रिलैक्सेशन होता है, टीएम का घटना ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन होता है, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन भी इसको बोलते हैं। टीएम का घटने का मतलब है सर, इसका मतलब सिग्नल का घटना। अभी आपने तो बोला था अरे टीएम ही सिग्नल है, टीएम ही सिग्नल है। यस, तो आपने ये बोला कि अगर टीएम घट रहा है तो मतलब प्रोटॉन्स किस में जा रहे हैं? प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज जा रहे हैं, और जब जब प्रोटॉन्स इन फेज में आते हैं तब तब सिग्नल बनता है, और जब जब प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में जाते हैं तब तब सिग्नल घटता है। यस, प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में जा रहे हैं, तो मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में क्यों जाते हैं? क्या ऐसा कारण है जो प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में जाते हैं? सर आप बोल सकते हैं कि सर आपने आरएफ पल्स दी थी,
जब आरएफ पल्स थी तब तक तो वो फेज में थे, जैसे आपने आरएफ पल्स हटाई प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में आ जाएंगे, यस आउट ऑफ फेज में आएंगे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से प्रोटॉन्स आउट ऑफ फेज में आ जाएंगे? ठीक है, बोलो भाई बोलो, समझ में आ रही है बात? चलिए ये बात हम करेंगे कल।